Okay, welcome to the online session of security analysis. This is by the way our sixth session और इसमें मैं जो लास्ट सेशन में हमने डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया था, मोस्टली मैंने फ्यूचर और फॉरवर्ड की बात की थी। ऑप्शंस को टच तो किया था, बट मैंने इस सेशन के लिए प्लान किया है कि ऑप्शंस को मैं इस सेशन के बजाय नेक्स्ट सेशन में करूँगा। हम फ्यूचर और फॉरवर्ड्स को थोड़ा सा डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कवर करेंगे। सही है। सो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या, ये तो डिस्कस कर लिया था। अगर मैं बहुत शुरू में डेरिवेटिव्स की बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाऊँ जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, विश्वास कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे करेंसी हो सकता है, कमोडिटी में गोल्ड हो सकता है, राइस हो सकते हैं, वीट हो सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हम उसमें उसके बेस पे कर रहे होते हैं। हम नॉर्मली डेरिवेटिव्स को ट्रेड क्यों कर रहे होते हैं, मेन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ से तीन रीज़न है। तीन रीज़न्स कौन कौन से हैं? एक है हैजिंग, दूसरा स्पेकुलेशन और तीसरा आर्बिट्रेज। अब इन तीनों को मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा, बट इन तीनों के बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली जब डेरिवेटिव्स इन्हीं तीनों रीजंस की वजह से हमने डेरिवेटिव में इन्वॉल्व होना होता है, या हेजिंग में, या स्पेकुलेशन में, आर्बिट्राज में। सही है। अच्छा, अब नॉर्मली एक और चीज़ है कि इनमें से हेजिंग और आर्बिट्रेज तो एक्सेप्टेबल है, बट स्पेकुलेशन की वजह से प्रॉफिट होने के बजाय लॉस भी हो सकता है, और बहुत हैवी लॉसेस हो जाते हैं ड्यू टू स्पेकुलेशन। हेजिंग क्या है? हेजिंग सिंपली आप एक रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस रिस्क को नलीफाई करना चाहते हैं। एक रिस्क को ख़त्म करने के कितने तरीके हैं। आर्बिट्रेज आपको एक प्रॉफिट बेस एक्टिविटी नज़र आ रही है कि आपने ये ट्रेडिंग या ये एक्टिविटी कर दी तो आपका प्रॉफिट होगा। स्पेकुलेशन फ्यूचर में फोरकास्ट करके कि भाई प्राइस की डायरेक्शन ये होगी, तो उस बेस पर अगर आप इनकम अर्न करना चाहेंगे तो स्पेकुलेशन में। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी, यानी आपने सोचा भाई प्राइस इंक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो गई, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो गया। अगर आप सोच रहे हो नहीं प्राइस डिक्रीज़ हो गया, अभी सेल कर दिया और डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो गई, तो भी नो लॉस हो सकता है। जब क्या हेजिंग क्या कर रहा होता है? हेजिंग आपके लॉस को मिनिमाइज़ कर रहा होता है। आर्बिट्रेज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कैप्चर कर रहा होता है। स्पेकुलेशन अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आप अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये तो थ्योरी पॉइंट ऑफ से हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन अब मैं हेजिंग की एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश तो की थी, बट उसके अंदर ये हुआ था कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमने डिस्कस नहीं किया था। नाउ हेजिंग की एग्जांपल क्या है? सपोज़ करें एक यूएस कंपनी को पे करना है 10 मिलियन पाउंड। एक यूएस कंपनी को 10 मिलियन पाउंड पे करने हैं। अब 10 मिलियन पाउंड पे करने का मतलब क्या हुआ? फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, यानी उसने ब्रिटेन यूके से कुछ मंगवा लिया, और मंगवाने के बाद उसको कुछ 1 करोड़ पाउंड पे करने 3 महीने में। इसका मतलब अभी जो भी रेट हो, लेकिन बाद में आप इसको पे करने 3 महीने के अंदर। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना वो अपने आपको हेज कर ले यूजिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने लॉन्ग पोजीशन भी थ्योरेटिकली देखा हुआ था और फॉरवर्ड पे भी देखा हुआ था। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए मैं नीचे वाले एग्जांपल्स को हटा देता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए। इसमें मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी नाउ हियर इट इज़। इसको मैं ये कर देता हूँ कि ये मेरा एक सेपरेट एग्जांपल हो गई और ये मेरी एक सेपरेट एग्जांपल होगी, तो हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर एक यूएस कंपनी को पे करना है, अब इसकी एग्जांपल ले देते हैं। ये हेजिंग में किस तरीके से सॉर्ट आउट हो रहा होगा, इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से देते हैं। सपोज करें बहुत सिंप्लीफाई में यूएस कंपनी है, ठीक है, उसको पे करना है। अब हम अगर यूएस कंपनी है, मैं एज अ यूएस कंपनी, ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत सिंपल लेते हुए कि $1 1 पाउंड बराबर है, 1 पाउंड किसके बराबर है? 1.5 यूएस डॉलर के। बहुत सिंपल कर देते हैं भाई, 150 रुपये का पाउंड है और 100 रुपये का डॉलर है। ये सिंपल अगर ये चीज़ है पीकेआर में के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखना चाह रहे हैं तो देख, अगर मैं इसको पीकेआर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 पाउंड अगर मिसाल के तौर पे ये भी पीकेआर में आ गया, ठीक है, और ये भी पीकेआर में आ गया, अगर 100 रुपये के लिहाज से अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो, ठीक है। नाउ अब ये दोनों सिचुएशंस तो आपके पास मौजूद है। अब कितने मिलियन पे करने? $10 मिलियन। अब इम्पोर्ट में, अब सपोज़ करें कंपनी के लिए ये जो रेट है वो रेट यही एग्जिस्ट करता है। तो
इसका मतलब लाइबिलिटी यूएस कंपनी की लाइबिलिटी है, यूएस कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, उसको पे करने हैं 1.10 मिलियन है, तो 10 मिलियन को पाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डॉलर्स में कितने आ रहे हैं 15 मिलियन, यानी वो 15 मिलियन डॉलर लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जब उन्होंने सामान मंगवा लिया, उनको 15 मिलियन डॉलर में पे करने हैं या 10 मिलियन किस में पे करने हैं, पाउंड में। ओके, व्हाट इफ 3 महीने के बाद ये अभी स्पॉट रेट मैंने डिस्कस किया था। स्पॉट रेट क्या था, स्पॉट रेट था 1 पाउंड बराबर है 1.5 डॉलर के। अच्छा, 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ। अब मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में थ्योरी में इतने अच्छे तरीके से आइडिया नहीं था। व्हाट इफ अगर 1 पाउंड किसी वजह से 1.6 डॉलर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर के अंदर रेट चेंज होगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए लाइबिलिटी के स्टेटस को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी रहेगी तो 10 मिलियन पाउंड, बट वो मल्टीप्लाई होके कितने मिल जाएगी, 16 मिलियन डॉलर बन जाएगी। यानी अगर ये हो रहा है, हो सकता है 3 महीने के बाद इसके बजाय व्हाट इफ अगर ये 1.75 का हो गया, अगर 1.75 का हो गया तो 17.5 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ रही होती है, सही है। इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, आप किसी को बोल दो पहले से ही, भाई आपको लग रहा है भाई बढ़ेगा, बोल दो यार अभी के अभी इस वक्त रेट कितना है, स्पॉट रेट कितना है, स्पॉट रेट है 1.5 पाउंड। ऐसा करो 3 महीने के बाद का रेट मुझे 1.55 सेट करवा लो, सॉरी हाँ 1 ये डॉलर से, सही है 1.5 डॉलर से, यानी स्पॉट रेट कितना है, इसको मैं सही कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, यानी स्पॉट रेट की अगर मैं सिचुएशन की बात करता हूँ तो स्पॉट रेट मेरे पास बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 पाउंड बराबर है 1.5 डॉलर के। और 3 महीने के बाद अगर मैं ये कह देता हूँ कि भाई 1 पाउंड, इसको भी करेक्ट कर देते हैं भाई, 1 पाउंड 3 महीने के बाद का रेट 1 पाउंड बराबर है भाई, फिक्स कर लो 1.55 पाउंड्स डॉलर से, तो क्या हमारी लायबिलिटी ये होगी, नहीं, हमें उन्हीं 10 मिलियन के बदले में 10 मिलियन पाउंड के बदले में कितने देने होंगे, 15.5 मिलियन देने होंगे। तो हो सकता है हमें रेट ये मिले, हो सकता है रेट ये मिले। इसका मतलब जिस बंदे ने ये बाय किया होगा, लॉन्ग पोजीशन ली हुई होगी, उस यूएस कंपनी को क्या कर देना चाहिए, उन्हें पाउंड पे करने, वो बोले भाई हम आपको इतने यूएस डॉलर देंगे, हम आपको इतने यूएस डॉलर पे करेंगे, तो आप हमें 10 मिलियन पाउंड दे देना। जैसे उन्हें आएंगे तो वो उसको ब्रिटिश कंपनी को पे कर सकते होंगे। तो इससे क्या हुआ, रिस्क को अवॉइड हुआ। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाइड वे में अगर बात करूं कि हेजिंग बेसिकली क्या है, सपोज़ करें ये आपका टाइमलाइन है, यहाँ पे टाइमलाइन बना रहे हैं, ये फ्लक्चुएशन है किसी भी वजह से, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने कर्व बना लिया कि हो सकता है, समझे, ये सब सपोज़ कर लें ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट तो है, हेजिंग क्या करेगी, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, हेजिंग समहाउ क्या कर देगी, अगर मैं ये लाइन इस तरीके से लगाता हूँ या ये लाइन इस तरीके से लगाता हूँ, तो हेजिंग क्या करेगी, हेजिंग ये करेगी कि ये जो प्रॉफिट है ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये जो लॉस है ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट है ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये जो लॉस है ये भी ख़त्म हो जाएगा। यानी वो समहाउ आपके प्रॉफिट को फिक्स कर देगी। यानी हो सकता है भाई अगर हम अपने आप को इस लॉस से बचाना चाह रहे हैं, रेड कर देता हूँ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर मैं अपने आप को इस डाउनफॉल से बचाना चाहता हूँ तो मैं कोई ऐसा एग्रीमेंट कर दूँ जिसके अंदर मैं अपने लिमिट कर दूँगा। यानी अब टेक्निकली एक लाइन बन जाएगी, एक रेंज मिल जाएगी, इससे ना ऊपर जा सकेंगे ना नीचे जा सकेंगे। जबकि अगर हमने हेज नहीं करवाया होगा तो ये देख लें क्या हो सकता है, यूँ भी जा सकते हैं ऊपर नीचे, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हेजिंग टेक्निकली क्या कर रही होती है, आपके
इस लॉस वाले पोर्शन को यानी आपकी अनसर्टेनिटी को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। मैं कहूँगा हमारे लिए टेक्निकली ये ऊपर वाला पोर्शन ये भी अनसर्टेनिटी है और ये भी अनसर्टेनिटी है। तो ना सिर्फ अबव साइड वाली अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, डाउन साइड वाली भी अनसर्टेनिटी को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म। तो ये एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। अब हेजिंग डिफरेंट वे में हो सकती है। तो एक रफ आइडिया हो गया हेजिंग क्या है। हेजिंग का मतलब आप अपने आप को अनएक्सपेक्टेड लॉस से ख़त्म करें। अच्छा, यही वाली बात है। और इसके अंदर इसके अंदर पुट ऑप्शन की बात की गई, स्ट्राइक प्राइस की बात की गई है। और ये मैंने स्लाइड बनाते वक्त ऑप्शन के साथ लिंक किया था, हमने ऑप्शन कवर नहीं किया, तो मैं इसको ऑप्शन एग्जांपल है, ऑप्शन हमने पढ़ा ही नहीं है। जबकि ये मैंने एग्जांपल किस पे दी थी, फॉरवर्ड पे दी थी। तो ऑप्शन को मैं रिपीट करूँगा कमिंग सेशंस के अंदर। तो इस एग्जांपल को हम वापस देखेंगे कि क्या है, क्यों, क्योंकि मुझे इसके लिए प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस की थ्योरी देनी होगी, ये पुट की थ्योरी देनी होगी। तो ये क्या है, ठीक है। तो हेजिंग उसमें भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये ग्राफ वही है जो मैंने अभी ये जो डिफरेंट ग्राफ बनाए हैं, ये उन्हीं ग्राफ से लिंक कर रहा है। अब इन ग्राफ से लिंक क्या कर रहा है, देखें, एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है। मैं अगेन कौन सी लाइन पे हूँ, उस लाइन पे आ जाता, ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन देखें, ब्लू लाइन के अगर आप हेज नहीं करवाते तो ये सिचुएशन है, लेकिन अगर आप हेज करवाते हैं तो अच्छा हेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेड, यानी इससे नीचे आप नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, समटाइम हेज कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है, लॉस तो लिमिट होगा ही लेकिन प्रॉफिट भी लिमिट हो रहा होगा। तो ये समटाइम ऑप्शंस में भी हो सकता है, फ्यूचर्स में भी हो सकता है, फॉरवर्ड में भी हो सकता है। इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कमिंग सेशंस में तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होगा। लेकिन शेयर्स की वैल्यू डिक्लाइन नहीं होगी अगर आप अपने आप को हेज करवाते हैं। यानी अनसर्टेनिटी, ये जो डाउनफॉल वाली अनसर्टेनिटी है, इसको क्या कर देगा, कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। ये डाउन साइड वाली अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, स्पेकुलेशन की एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, स्पेकुलेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी, स्पेकुलेशन सपोज़ करें इसके अंदर अगेन कॉल ऑप्शन और स्ट्राइक की वर्डिंग है, लेकिन मैं इसको इग्नोर करे हुए बता देता हूँ। एक इन्वेस्टर के पास $2000 है और उसको लग रहा है कि प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी 2 महीने के बाद, प्राइस इंक्रीज़ होगी 2 महीने के बाद। अगेन मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि इस एग्जांपल को हम रिवाइज कर देते हैं इस सेंस में कि करंट प्राइस स्टॉक ये है और 2 मंथ। अच्छा, ये जो मैंने डिस्कस किया है ना, व्हाट इज़ अल्टरनेट स्ट्रेटजी, ये हम ऑप्शन के पर्सपेक्टिव में, और मैंने अभी ऑप्शन डिस्कस नहीं किया तो मैं इसको हटा देता हूँ इधर, ठीक है। ओके, नाउ अब अगर मैं इस बेसिस पे इसको डिस्कस करूँ तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आपके पास $2000 है, ठीक है, और इस वक्त शेयर स्टॉक प्राइस कितनी है, 20 रुपये की है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक शेयर कितने का हो जाएगा, 20 रुपये का हो जाएगा, तो अगर आप इसका सिंपल सा तरीका है, क्या करें भाई, $2000 है, $2000 में से पर शेयर कितने का है, $20 का, तो डिवाइड करते हैं तो 100 शेयर्स तो आप बाई कर सकते हैं, 100 शेयर्स आपने बाई कर लिए। अच्छा, व्हाट आर द अल्टरनेट स्ट्रेटजी, द करंट स्टॉक प्राइस इज 20, अभी इतना है। अच्छा, अब आगे क्या होता है, इस आगे को बाद में कर देते हैं। व्हाट इफ अगर आपको लग रहा है स्टॉक प्राइस डेट यू फील कि स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज 2 महीने के बाद, तो आफ्टर 2 मंथ, अच्छा आफ्टर 2 मंथ क्या पॉसिबिलिटी है, आफ्टर 2 मंथ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो शेयर कितने का होगा, 20 रुपये का है तो 20 रुपये से $25, सॉरी $20 के बजाय $25 का होगा, या कितने का हो जाएगा, $18 का होगा। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं सर $15 का होगा, चलो $15 मान लेते हैं। तो इसका मतलब 100 शेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके 2000 रुपये कितने हो गए, 2500 हो गए। लेकिन हो सकता है वो 1800 हो सकता है वो 1500 हो। तो इसका मतलब अगर आप फ्यूचर डायरेक्शन की बेस पर आप स्ट्रेटजीज बनाना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है। अभी तो देखा जाए तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500, इस सिचुएशन में लॉस कितना हो रहा है, 200, इस सिचुएशन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर देखा जाए तो 200 का लॉस हो रहा हो, इसमें 500 का लॉस हो रहा है। अच्छा, एक और तरीका है, आप फॉरवर्ड में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, फॉरवर्ड का मतलब ये है कि भाई अभी तो प्राइस 20 रहे ना, कोई आपको बोले, उसको लग रहा होगा, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको लग रहा होगा कि भाई ये प्राइस देखा जाए तो 2 महीने के बाद 25 नहीं होगी,
आप इसको बोलें भाई मैं तुमसे 21 में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे 21 में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, क्यों? क्योंकि अभी पैसे नहीं हैं आपके पास। तो सिंपली आप क्या करोगे, 2000 रुपये अगर नहीं भी हों तो 21 रुपये में आप फ्यूचर में अगर ख़रीदेंगे तो स्टिल $4 का प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, अभी तो आपने समहाउ इन्वेस्टमेंट की है ना, इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और 2 महीने के बाद आप 21 पे उस बंदे से ख़रीद कर 25 में सेल कर देंगे। अगर उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुआ होगा तो ही इज़ बाउंड टू सेल यू 821 रुपीज़, ही इज़ बाउंड टू सेल यू 821 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए उसको बाउंड, क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर एक ये वाली बात डिस्कस की थी लास्ट के फॉरवर्ड प्राइस। ओके नहीं, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को डिफरेंस को हमने डिस्कस किया था। ऑब्लिगेशन, ओके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हियर इट इज़, मैं लेकर आ जाता हूँ नॉन नीड टू वरी। इसके भी बाद ओके सॉरी, हाँ सॉरी मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ। यस हियर इट इज़, ये था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, यस हियर इट इज़, कि ऑप्शन और फॉरवर्ड में क्या फ़र्क है। अगर आप फ्यूचर और फॉरवर्ड में करते तो ऑब्लिगेशन है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गया तो हर सूरत के अंदर आपको वो पे करना ही होगा, उसको मना नहीं कर सकते, हर सूरत में ये चीज़ आ रही होगी। सो चलें वापस इस एक और 2 एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, जो कि आई थिंक मैंने इस एग्जांपल को कवर किया, इस पे आ जाते हैं। अच्छा ये तो स्पेकुलेशन, इसका मतलब हेजिंग क्या थी, हेजिंग के अंदर रिस्क को, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना। ये जो ग्राफ बनाए हुए थे ये सारे ग्राफ अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने वाले थे। ठीक है, नाउ अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, हेजिंग भी हो गया, स्पेकुलेशन भी हो गया, हमने हेजिंग कवर कर लिया, स्पेकुलेशन कवर कर लिया। नाउ आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज का मतलब बेसिकली सही है, हिडन प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को आपने कैप्चर करना है। अच्छा अब ये एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कैसे? सपोज़ करें, अच्छा ये जब मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व था बाकायदा बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग के अंदर 2000, 2001, 2002 के अंदर, तो इस वक्त तो PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज तीनों डिफरेंट होती थी। ठीक है, सो मैं जिस ऑफिस में, जिस इन्वेस्टर के पास, जिस मेंबर, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के पास जॉब कर रहा होता था, तो वहाँ पे ये हो रहा होता था कि उनका एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ होता था, एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ होता था। अब मिसाल के तौर पे PSO के कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक शेयर की प्राइस है, लेट से किसी शेयर के 100 रुपये प्राइस है, और उसी के टाइम पर फ़ोन पे वही शेयर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 102 रुपये का है। यानी एक चीज़ मेरे पास कितने की है, 100 की, 100 रुपये की मिल रही है कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जबकि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो 102 की मिल रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कराची से ख़रीद कर लाहौर में बेच देना चाहिए, तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये डिफरेंसेस अराइज होते थे मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ऐसा होता था कि PSO का शेयर कराची में थोड़ी देर के लिए 1 रुपये का फ़र्क आ गया, तो जहाँ पे सस्ता है वहाँ से ख़रीदो, जहाँ पे महंगा है फ़ौरन बेच दो। तो ये इस किस्म के प्रॉफिट को कैप्चर करना क्या कहलाता है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहलाता है। तो ये तो मैंने लोकल एग्जांपल दी, लेकिन जहाँ से स्लाइड्स उठाई उस स्लाइड्स पे आते हैं। अच्छा इसमें अब इंटरनेशनल भी है। अब देखें क्या हो रहा है कि एक स्टॉक की प्राइस है, स्टॉक की प्राइस कितनी है, 100 पाउंड है। ठीक है, अच्छा कहाँ पर है, लंदन में। लंदन UK बेस है, UK में हम किस पे बात करते हैं, पाउंड पे बात करते हैं, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की बात हो रही है। अच्छा और वही शेयर USA यानी न्यूयॉर्क के अंदर कितने का है, $152 का है। सही है, UK न्यूयॉर्क USA वाली बात आ गई। ठीक है, US डॉलर की बात हो रही है। अच्छा इस वक्त एक्सचेंज रेट कितना नज़र आ रहा है, 1.55 नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी करना क्या चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सचेंज रेट का भी आइडिया होना चाहिए। टेक्निकली मैं कहूँगा हर कोई बंदा अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके एग्जांपल देता है। तो यहाँ पर तो मैंने सिंपल एग्जांपल के तौर पे रेशियोज रखे हुए हैं। हम PKR के भी एग्जांपल जब एक्चुअल न्यूमेरिकल पाएंगे, अभी तो मैं एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, जब एक्चुअल न्यूमेरिकल पाएंगे तो PKR में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो शेयर अगर एक्सचेंज रेट ही है तो या तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, डॉलर में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको किस में कर दो, UK में। मैं इसको डॉलर में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट 1.55 का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट का मतलब यही हुआ कि इतने डॉलर पर 1 पाउंड बनेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितनी सिचुएशन आ जाएगी, इसको डॉलर में कन्वर्ट करूँगा तो $155 बने, यानी स्टॉक प्राइस, उस शेयर की प्राइस लंदन में कितनी है इन टर्म ऑफ डॉलर 155, और न्यूयॉर्क पे कितनी 152 डॉलर्स में। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल होता है कि जब हम आस्क, आपको याद होगा मैंने बिड और आस्क की एक थ्योरी दी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। सर जब हम सेल करने जाते हैं तो हमें वही रेट नहीं मिलता है, जब हम बाई करने जाते हैं तो दूसरा रेट होता है। बोलते हैं आपको $100 अगर देने हैं, $100 देने हैं तो हम ये रेट देंगे, लेकिन हम उनसे ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो यस, ये एक तरीके से कमीशन होता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नहीं है। अगर वो हो तो भी हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ के साथ न्यूमेरिकल करेंगे वो वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ यूएसए के अंदर क्या सस्ती है, यूएसए में तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, आर्बिट्रेज क्या है, बाय स्टॉक फ्रॉम, कहाँ से बाय करेंगे, न्यूयॉर्क से बाय कर लें और इसको क्या कर दें, सेल कर दें वही शेयर इन यूके, लंदन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंदन में सेल करने पर इसका बेनिफिट आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा। ओके, देखा जाए तो यस सर फ़ायदा होगा, $3 का फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो यस, ये $3 का फ़ायदा आपका है। अब ये $3 हो सकता है एक्सचेंज रेट की वजह से आपको $1 के खर्चे आ जाएँ। ठीक है, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करने की वजह से कमीशन आपको 50 सेंट्स का देना पड़े, तो स्टिल $1.5 आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टेक्निकली आपको याद हो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इससे ज़्यादा है, तो ऐसे सूरत में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का मतलब सिंपली कि एक जगह पर एक चीज़ सस्ती है, दूसरी जगह पर वो चीज़ महंगी है, तो सस्ती वाली जगह से ख़रीद कर महंगी वाली जगह पर बेच देने को हम क्या कह रहे होते हैं, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लेस बेस्ड हो, ये प्लेस बेस के बजाय लोकेशन के बजाय ये टाइम या मार्केट चेंज करने पर भी हो सकता है। आप नॉर्मली हम मार्केट टाइम बेस पे एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन मैं इसको न्यूमेरिकल में दूसरी पॉसिबल एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। अच्छा, गोल्ड पे देख लेते हैं। अच्छा, ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी टाइम पे भी हो रही होती है, मैंने तो लोकेशन पे बताया ना, अब मैं इसको टाइम पे डिस्कस कर रहा हूँ। सही है, ये लोकेशन बेस था कि न्यूयॉर्क, लंदन और न्यूयॉर्क का डिफरेंसेस की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं गोल्ड की एग्जांपल, यानी एज अ कमोडिटी। यानी यहाँ पर हमने क्या चीज़ की, सबसे पहले एक स्टॉक देखा और लोकेशन बेस्ड मार्केट देखी, यानी स्टॉक भी देख लिया, लोकेशन बेस्ड, उसमें आप आर्बिट्रेज। अब मैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या करवा रहा हूँ, कमोडिटी मार्केट में करवा रहा हूँ, कमोडिटी और टाइम बेस्ड देख रहा हूँ, लोकेशन का डिफरेंस नहीं ले रहा। अब क्या है, सपोज करें कि एक स्टॉक प्राइस गोल्ड की कितनी है आपके पास गोल्ड की स्टॉक प्राइस है $1700, यानी एक आउंस $1700 का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर मार्केट कमोडिटी की एग्जिस्ट करती है, गोल्ड की भी एग्जिस्ट करती है कि इस वक्त जो भी रेट है, ठीक है, लेट्स ऐसा करते हैं, गूगल कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअल क्या है, क्योंकि ये स्लाइड्स बहुत पुरानी हैं। हम गूगल पे चले जाते हैं, हियर इट इज़, एक मिनट, ताकि एक आइडिया हो कि क्या सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली, ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो यस, गोल्ड प्राइसेस का चार्ट देखते हैं। ओके, ये मेरे 7-8 साल पुराने रेट्स हैं, लेटेस्ट रेट देख लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्या सिचुएशन है। नेट डाउन है, वाओ, ओके, यस, ओए होए, इस वक्त इसका मतलब $US पर केजी, ओके केजी है, तो मैं इसको मुझे आउंस में हाँ ये रहा, देखें ये क्या नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं 30 जुलाई। इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो केजी के रेट 57,000 हैं, लेकिन आउंस के रेट कितने, 1776, ये एक्चुअल रेट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखें, जैसे नीचे आया था 1761 पे आया था, 1775 पे, ठीक है, 1778 पे, ये बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल गुजारा कर लें। ठीक है, तो कुछ 1700-1800 के पॉइंट्स हैं, तो हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर, यानी अप्रॉक्स यही रेट है। सपोज़ करें इस वक्त रेट 1700 है, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं 1 साल बाद के रेट आपको मालूम करने, वो 1800 आपको कोई फ्यूचर में कोट कर देता है, फ्यूचर प्राइसेस दे देता है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें 1 साल का इंटरेस्ट, अब आपके पास पैसा नहीं है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अभी का स्पॉट रेट कितना है, 1500, 1700, 1 साल बाद का रेट है 1800। अच्छा, 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना नज़र आ रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा है 5% पर एनम,
अच्छा, अभी नो इनकम एंड स्टोरेज कॉस्ट फॉर, यानी गोल्ड को संभाल के रखना है। जैसे कमोडिटी में व्हीट या ऑयल को तो स्टोर करना पड़ता है, सही है। हम थोड़ा सा डेरिवेटिव्स आगे डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मैं ये वाला इशू भी डिस्कस करूँगा कि गोल्ड की प्राइसेस नेगेटिव आ गई थी, तो उसका मतलब क्या था। पूरी दुनिया जाहिर सी बात है पेंडेमिक सिचुएशन पे रुकी हुई थी, तो दैट्स वाई उसकी वजह से क्या हो गया था कि ओल्ड एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू थी, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी पूरी दुनिया के जितने भी टैंक्स थे वो सब फुल हो गए थे। तो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कंजप्शन नहीं थी, डिमांड नहीं थी, सप्लाई आई जा रही थी। खैर, इस इशू पे जाएंगे, पहले गोल्ड पे आ जाते हैं। इस दियर एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। गोल्ड की आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या है। अब हमें गोल्ड क्या करते हैं, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब आपके सामने क्या आ रहा है, प्राइस ऑफ फ्यूचर प्राइस कैसे निकलेंगी। अगर स्पॉट प्राइस, अच्छा स्पॉट प्राइस के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, एस। फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी यानी कितने साल की पीरियड है, ये 1 साल के बाद हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टी। और एफ क्या है, फ्यूचर। तो अगर आपको मालूम हो कि एक बेसिकली फार्मूला है किसी भी चीज़ की फ्यूचर प्राइस मालूम करने का, 3 महीने के बाद की फ्यूचर प्राइस भी मालूम कर सकते हो। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये फार्मूला है, कुछ और नहीं है। तो इस बेस पे इसका मतलब स्पॉट रेट कितना है, 1700, ठीक है। रेट कितना था, जो लोन का रेट था 5%। अच्छा, ये सब खैर लिखा हुआ है तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं, इसको बिठा देते हैं। स्लाइड्स में ये मौजूद है, मैं किसी और में ये मार्कर वगैरह यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो 1700 को 1.05 पे कन्वर्ट करते हैं तो अब आपके पास फ्यूचर के रेट्स कितने आ गए, 1785 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़, फ्यूचर के रेट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, 1800 के थे, सॉरी ये दूसरी अनदर अपॉर्चुनिटी, हाँ यहाँ पे इस पे 1800 रेट थे, ये रेट 1800 थे, ठीक है। जबकि फ्यूचर के रेट फार्मूला बेसिस पे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया और वो कितने बने, 1700 इंटू 1.05 रेस्ट टू द पावर 1, ये बना 1785। अच्छा, अब करना क्या चाहिए, एग्जिस्ट करती अपॉर्चुनिटी यानी फ्यूचर के रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिहाज से भाई सिंपली क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पे बनानी है। तो मैं स्ट्रेटेजी क्या बना रहा हूँ, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए हमें, क्या करें। मैं एक साइड पे छोटा सा लिख रहा हूँ, सही है, गुजारा कीजिएगा, अगर बहुत छोटा नज़र आ रहा है जूम कर लीजिएगा। कि भाई क्या करें, लोन लें, ठीक है, कितने का, 1700 का फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और क्या करें, 1 ईयर का यूएस का इंटरेस्ट रेट ये आ रहा है, फ्यूचर के रेट्स ये आ रहे हैं, गोल्ड बाई कर लें, ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। तो इसका मतलब आपके पास से कितना है, 1 आउंस गोल्ड मौजूद है, 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने के बाद, सही है, 1 साल तक आपने ये लोन लेके रख दिया। 1 साल के बाद जब लोन पे करेंगे, सही है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर लोन पे करना होगा। तो लोन पे करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 1785 चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने पहले से ही एक फ्यूचर एग्रीमेंट किया होगा सेल करने का 1800 का, यानी मुझे क्या करना चाहिए, फ्यूचर पे कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन। यानी मैं आज के आज कोई ऐसा बायर ढूंढ लूँ, मैं बायर ढूंढ लूँ, भाई 1 साल बाद के रेट 1800 हैं, मुझसे ख़रीदोगे, मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं 1 साल के बाद, अगर आपको लगता है कि 1 साल के बाद ये गोल्ड 1800 का नहीं बल्कि 1900 का होगा, तो आप मुझसे ख़रीदोगे, नहीं ख़रीदोगे, ऑफ कोर्स ख़रीदोगे। क्यों, क्योंकि आपको $100 की बचत मिल रही होगी कि यार अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन 1800 नहीं होगा, जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, यानी 1900 हो जाएगा। तो अगर मुझे क्या हो जाए, आज के आज एट द मोमेंट अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ, शॉर्ट पोजीशन का मतलब इन किस में, फ्यूचर में, इन फ्यूचर प्राइस ऑफ गोल्ड, इन अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ फ्यूचर प्राइस ऑफ गोल्ड में, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे 1 साल के बाद पक्का 1800 रुपये में सेल करना है। तो 1800 रुपये में सेल करना है, जबकि अभी कितने का मिल रहा है, 1700 का मिल रहा है, तो मैं अभी बाई कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे ना, $1700, तो भी मुझे क्या कर देना चाहिए, बाई करना चाहिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं क्या करूँगा, भाई उधार दे दे, तो 5% इंटरेस्ट ले रहा है,
उसे 5% इंटरेस्ट मैं तुम्हें पे कर दूंगा 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद 5% इंटरेस्ट पे कितनी रकम बन गई? 1885, यानी मैं फिर कर्जा चुकाऊंगा, जिससे 1700 लिया होंगे उसको भी मैं 85 रुपये पे करूँगा। ठीक है, गोल्ड जो मैंने बेचा होगा, तो जब मैं गोल्ड सेल करूँगा, ठीक है, गोल्ड में सेल करूँगा तो मुझे कितने मिलेंगे? 1800 रुपये मिलेंगे। तो मैं कर्जा चुकाऊंगा, $15 मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे सिर्फ क्या करना होगा? गोल्ड को 1 साल तक संभाल के रखना होगा। लेकिन हमने अजम्पशन क्या ली है कि इस वक्त नो स्टोरेज कॉस्ट ऑफ गोल्ड। भाई गोल्ड को अगर संभाल के रखने में, मुझे लोकल में संभाल के रखने की अगर $5 फीस देनी पड़ी पूरे साल की तो भी मुझे फ़ायदा है, $10 फीस देनी पड़ी तो भी मुझे फ़ायदा है, $14 फीस देनी पड़ी तो भी मुझे फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं 16 या $17 होगी तो जाहिर सी बात है फिर ये मेरे लिए फिर उल्टा हो जाएगा। फिर मैं क्या कर लूँ? फिर मैं ख़रीद लूँ। और अभी क्या कर दूँ? रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन के, भाई मैं फ्यूचर में ख़रीद लूँगा क्योंकि मेरी सिचुएशन रिवर्स आ रही होगी। ठीक है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी गोल्ड के ऊपर इस तरीके से आ रही हो कि सपोज़ करें कि अगर 1 साल के बाद की प्राइसेस ये आ रही हैं और स्टिल, तो क्या करना चाहिए? तो फिर मैं कहूँगा आप क्या करें, लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ली थी ना, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली थी फ्यूचर में, आप फ्यूचर में क्या कर लेंगे? लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब आप उसको बोलेंगे भाई मैं 1 साल बाद ख़रीदने के लिए तैयार हूँ और अभी मैं बेच रहा हूँ। तो सिंपली क्या करें, अभी गोल्ड बेच दें और लेकिन डिलीवरी आप 1 साल बाद देंगे। ठीक है, तो वो बोलोगे कि यार अभी मैं गोल्ड सेल कर रहा हूँ 1700, और 1700 का गोल्ड सेल करने के बाद हम उसके तौर पे 1 मिनट, ऑनलाइन में एक छोटे से ये इशू आ रहे हो।